नमस्कार। आज हमारे पास छत्तीसगढ़ के एक बेहद खास त्योहार अक्ति त्योहार पर कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। जी। हम में से ज्यादातर लोग इसे अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, मतलब सोना खरीदने या कोई नया काम शुरू करने का एक शुभ दिन। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में ये त्योहार ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। नहीं। ये जमीन, समाज और कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के साथ एक गहरा रिश्ता है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। ये स्रोत हमें एक अखिल भारतीय त्योहार के स्थानीय और शायद ज्यादा जीवंत रूप से मिलाते हैं। अच्छा। आज की बातचीत में हम 3 मुख्य धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहली है पौराणिक धारा, ठीक है। यानी वो दिव्य कहानियां जो इस दिन को अक्षय या कभी न खत्म होने वाला बनाती हैं। दूसरी धारा जमीन से जुड़ी है, कृषि। हम देखेंगे कि कैसे ये किसानों के लिए नए साल की शुरुआत है। और तीसरी? और तीसरी सबसे अनोखी धारा है सामाजिक परंपराओं की, जिसमें पुत्रा पुत्री के ब्याह मतलब गुड्डे गुड़ियों की शादी जैसी रस्में शामिल हैं, जिनके पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए फिर पौराणिक कथाओं से ही शुरू करते हैं। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। सही। और जब मैंने इन दस्तावेजों में पढ़ा कि ऐसा क्यों है तो मैं सच में हैरान रह गया। इसमें काफी कुछ है। इसमें लिखा है कि इसी एक दिन सतयुग और त्रेता युग यानी 2 महान युगों की शुरुआत हुई थी। ये तो कोई मामूली दिन नहीं हो सकता। ये तो बस शुरुआत है। इन स्रोतों में इस दिन घटी घटनाओं की एक लंबी सूची मिलती है। जैसे कि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ, माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का भी प्राकट्य हुआ था। अच्छा। एक तरह से देखें तो ये सृष्टि के कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और जीवनदायी तत्वों के शुरू होने का दिन है। 1 मिनट, इसमें एक बात और लिखी है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सी? महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश ने इसी दिन महाभारत लिखना शुरू किया था और महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था। हाँ। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब एक ही तारीख पर एक महाकाव्य का आरंभ और एक महायुद्ध का अंत। ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सृजन और संहार के उसी चक्र को दिखाता है जिसके बारे में भारतीय दर्शन बात करता है। अच्छा, मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। हाँ, एक तरफ ज्ञान का अक्षय भंडार यानी महाभारत लिखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक युग को खत्म करने वाले विनाश का अंत हो रहा है। शायद यही संतुलन इस दिन की शक्ति है। मतलब ये सिर्फ शुभ नहीं है, ये संपूर्ण है। बिल्कुल, इसमें शुरुआत भी है और अंत भी। तो ये सिर्फ एक शुभ दिन नहीं है, ये एक तरह से पौराणिक ग्रेटेस्ट हिट्स का दिन है। कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर्स ने अपनी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं इसी एक तारीख के लिए बुक कर ली थी। आपने बहुत सही पकड़ा, और इसी वजह से इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त? इसका मतलब है कि ये दिन अपने आप में इतना शुभ है कि इसे किसी पंचांग या ज्योतिषीय गणना की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये आम इंसान को ज्योतिषियों पर निर्भरता से मुक्त करता है। हाँ, विश्वास ये है कि इस दिन किया गया कोई भी अच्छा काम, चाहे वो दान हो, पुण्य हो या कोई नई शुरुआत हो, उसका फल अक्षय हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए शायद लोग इस दिन इतना दान करते हैं, पितरों को तर्पण देते हैं। जी, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन दी गई भेंट बिना किसी बाधा के उन तक पहुंचती है। जी, ये तो हुई आकाश और पौराणिक कथाओं की बात। लेकिन इन दस्तावेजों में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे ये दिव्य ऊर्जा सीधे छत्तीसगढ़ के खेतों की मिट्टी से जुड़ती है। बिल्कुल। ये सिर्फ पूजा पाठ का दिन नहीं है, ये किसानों का नया साल है। हाँ, और ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक नया साल नहीं है, यह प्रकृति के साथ एक पवित्र अनुबंध, एक अग्रीमेंट को नवीनीकृत करने का दिन है। हो कैसे? किसान सुबह सुबह उठकर एक दोने में बीजा धान यानी बीज के लिए रखा गया धान लेकर गांव के ठाकुर देवता के पास जाते हैं। ठाकुर देवता जो गांव के रक्षक देवता हैं। जी, वहां पूजा करने के बाद वे अपने खेत पहुंचते हैं। खेत के होने वाली रस्म के बारे में इन दस्तावेजों में बहुत सुंदर वर्णन है। किसान धरती माता की पूजा करते हैं और फिर अपने खेत के एक कोने, जिसे अखूट कहते हैं, वहां 5 बार कुदाल से जमीन खोदते हैं और बीज बोते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, यह एक घोषणा है कि कृषि का नया चक्र शुरू हो गया है। और उस समय वो जो प्रार्थना करते हैं वो इस रिश्ते की गहराई को दिखाती है।
हाँ, एक लेख में उसका जिक्र है। किसान कहता है, हे देवता, जब आप पानी बरसाएंगे तब मैं फिर धान लेकर खेत में आऊंगा। मतलब अभी के लिए? अभी के लिए मैं ये बीज आपको सौंप रही हूँ, अब इसकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। वाह, इसमें मांग नहीं है, इसमें समर्पण और भरोसा है। बिल्कुल, ये प्रकृति के साथ एक साझेदारी है। इन दस्तावेजों में एक और बहुत ही अनोखी परंपरा का जिक्र है, जहां ठाकुर देवता के आंगन में इंसान खुद बैल बनकर नागर यानी हल खींचते हैं। हाँ, जुताई का अभिनय करते हैं। ये तो कमाल का सम्मान है। ये कृषि के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। ये एक तरह से ये स्वीकार करना है कि खेती सिर्फ इंसान का काम नहीं है, इसमें पशुओं का श्रम भी उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है। और हम उस श्रम का सम्मान करते हैं। जी, खुद बैल बनकर इंसान उस श्रम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। और ये साझेदारी सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। इन स्रोतों से पता चलता है कि ये दिन एक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुबंध को भी नवीनीकृत करने का है, खास तौर पर किसानों और खेतीहर मजदूरों के बीच। हाँ, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में साल भर के लिए काम करने वाले खेतीहर मजदूरों को कमैया या सौंजिया कहा जाता है। अच्छा। अक्ति का दिन उनके वार्षिक अनुबंध के पूरा होने का दिन होता है, लेकिन ये किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एनुअल अप्रेजल जैसा नहीं है। तो फिर ये कैसे अलग है? इस दिन किसान अपने कमैया को मालिक या नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मानित मेहमान की तरह अपने घर बुलाता है। मेहमान की तरह? हाँ, उसे अपने साथ बिठाकर अच्छा भोजन कराता है, उसे नए कपड़े भेंट करता है और साल भर के उसके काम के लिए धन्यवाद देता है। और फिर अगले साल के लिए? इसके बाद आपसी सहमति से अगले साल के लिए अनुबंध को नवीनीकरण किया जाता है। ये सिर्फ एक आर्थिक लेन देन नहीं है, ये मानवीय गरिमा और आपसी सम्मान का उत्सव है। वाह, मतलब ये त्योहार ब्रह्मांड को धरती से, धरती को इंसान से और इंसान को इंसान से जोड़ता है। सही कहा। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे मजेदार और दिल को छूने वाला है। पुत्रा पुत्री के बिहाव। हाँ, गुड्डे गुड़ियों की शादी। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये बस बच्चों का खेल होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है ना? ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परंपरा है। बच्चे इसे पूरी गंभीरता से लेते हैं। अच्छा। मिट्टी के गुड्डे गुड़िया बनाए जाते हैं, बाकायदा हल्दी तेल चढ़ाने से लेकर मंडप सजाने, बारात निकालने और विवाह के गीत गाने तक सारी रस्में निभाई जाती हैं। मतलब पूरा आयोजन होता है? हाँ, पूरा मोहल्ला इसमें शामिल होता है और बड़े बुजुर्ग बच्चों को आशीर्वाद भी देते हैं। और इसके पीछे की लोक कथा क्या है? मैंने रतनपुर के एक राजा के बारे में पढ़ा। हाँ, कहानी ये है कि रतनपुर के राजा निसंतान थे और इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उस समय ये मान्यता थी कि जिस घर में 12 साल तक विवाह के मांगलिक गीत ना गूंजे, वहां बच्चों की किलकारी गूंजने की आशा समाप्त हो जाती है। तो रानी ने राजा को एक सलाह दी। जी, रानी ने कहा कि क्यों न एक शुभ वातावरण बनाने के लिए राज्य में पुत्रा पुत्री के विवाह का एक भव्य आयोजन करवाया जाए। और फिर क्या हुआ? राजा ने वैसा ही किया। पूरे राज्य में बच्चों ने गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाई, रानी और उनकी सहेलियों ने विवाह के गीत गाए और एक मांगलिक माहौल बन गया। और लोक कथा के अनुसार इसके कुछ समय बाद रानी को संतान सुख की प्राप्ति हुई। तब से ये परंपरा और भी गहरी हो गई। तो ये परंपरा एक साथ कई काम करती है। एक तरफ ये बच्चों को खेल खेल में अपनी संस्कृति और रस्मों के बारे में सिखाती है। सही। और दूसरी तरफ ये पूरे समुदाय के लिए समृद्धि, वंशवृद्धि और खुशहाली के लिए की गई एक सामूहिक प्रार्थना बन जाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये भविष्य के लिए एक निवेश की तरह है, सांस्कृतिक भी और भावनात्मक भी। और देखिए, जहां ये दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण असली विवाह के लिए सबसे शुभ माना जाता है, वहीं एक स्रोत एक बहुत ही सकारात्मक सामाजिक बदलाव का भी जिक्र करता है। अच्छा, वो क्या? पहले कुछ लोग अज्ञानतावश इस शुभ दिन का गलत फायदा उठाकर बाल विवाह कर देते थे। हाँ, यह एक जरूरी पहलू है। तो अब स्थिति क्या है? अब कड़े कानूनों और सामाजिक जागरूकता के कारण यह कुप्रथा लगभग बंद हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं होती, वे समय के साथ सांस लेती हैं, विकसित होती हैं और अपनी बुरी बातों को त्याग कर अच्छी बातों को सहेजकर आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल। इस त्योहार का मूल भाव शुभता और सृजन का है, किसी के बचपन को छीनने का नहीं, और समाज ने इस बात को समझा है। जब हम इन सभी धागों को एक साथ रखते हैं, देवताओं की कहानियां, किसानों की प्रार्थनाएं, मजदूरों का सम्मान, बच्चों के खेल, तो एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा सामाजिक तस्वीर उभरती है ना? बिल्कुल।
ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि समाज को एक साथ लाने वाला एक आयोजन है। और इस सामाजिक एकता का सबसे शक्तिशाली उदाहरण हमें रतनपुर के राजा और उनके नौकर बैठमाल की कहानी में मिलता है। हाँ, ये कहानी इस त्योहार की आत्मा को दर्शाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन राजा अपने दरबार में आए और देखा कि सफाई नहीं हुई है। जी। उन्होंने गुस्से में अपने नौकर बैठमाल को बुलवाया। बैठमाल ने बताया कि वो रानी के आदेश पर अक्ति की पूजा करने खेत गया था। जिस पर राजा और ज्यादा क्रोधित हो गए कि एक नौकर ने शाही काम पर खेती को प्राथमिकता दी। तब रानी ने राजा को समझाया और एक ऐसी बात कही जो छत्तीसगढ़ की लोक बुद्धि का सार है। क्या कहा उन्होंने? रानी ने कहा, डारा ले चूका बेंद्रा और समय ले चूका किसान, कभू नहीं संभल पाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है डाली से चूका बंदर और समय से चूका किसान कभी संभल नहीं पाते। वाह! रानी का संदेश साफ था, राज दरबार की सफाई इंतजार कर सकती है, लेकिन खेती का सही समय, अक्ति का मुहूर्त इंतजार नहीं कर सकता। अगर किसान समय पर बीज नहीं बोएगा तो पूरे राज्य के लिए अन्न का संकट हो जाएगा। सही। ये कहानी किसान और उसके काम को राजकाज से भी ऊपर सर्वोच्च सम्मान देती है। और कहानी का अंत सामाजिक भेदभाव को मिटाने का संदेश देता है। स्रोत में साफ लिखा है, ऊंच नीच के भेदभाव ला मिटा थे। हाँ, जब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो न सिर्फ बैठमाल को माफ करता है बल्कि उसे और सभी नौकरों को अपने साथ एक ही पंक्ति में बिठाकर भोजन कराता है। ये सामाजिक समता का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो दिखाता है कि इस दिन सब बराबर हैं। इसी भावना को जनकवि मुकुंद कौशल की एक कविता, जिसके कुछ अंश इन दस्तावेजों में हैं, बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। यकीनन कविता की पंक्तियां हैं, चलगा पंडित चलगा साहू चलगा दिल्लीवार, चलगा दाऊ चलव ठाकुर चलवगा कुम्हार। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक आह्वान है। कवि समाज के हर वर्ग को, चाहे वो पंडित हो, साहू हो, दाऊ हो, ठाकुर हो या कुमार हो, एक साथ आने के लिए कह रहा है। और वो क्या करने के लिए कह रहा है? आज डिप्राला खन के डबरा पाट देवोरे, मतलब ऊंची जमीन को खोदकर गड्ढों को भर दो। हाँ, यह ऊंच नीच के सामाजिक भेदभाव को मिटाने का एक अद्भुत कृषि रूपक है। तो आज हमने पौराणिक कथाओं के आकाश से शुरू करके खेत की मिट्टी की सुगंध से होते हुए बच्चों के मासूम खेल और सामाजिक एकता के एक गहरे संदेश तक का सफर तय किया। ये अक्ति त्योहार की सच्ची भावना है जो लोगों को एक दूसरे से, अपनी जमीन से और अपनी परंपराओं की गहरी जड़ों से जोड़ती है। सही कहा आपने। यह सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि पूरे साल के लिए रिश्तों और प्रकृति के साथ संबंधों को सींचने का एक अवसर है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे अक्ति त्योहार राजा से लेकर मजदूर तक पूरे समुदाय को साझा अनुष्ठानों और विश्वासों के एक मजबूत धागे में पिरोता है। ये सब देख के मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आज की हमारी इस भागदौड़ भरी और ज्यादा व्यक्तिगत होती दुनिया में ऐसे कौन से आधुनिक सामुदायिक अनुष्ठान है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमारे नए साल की शुरुआत अब फाइनेंशियल ईयर या एकेडमिक कैलेंडर से होती है। ऐसे में हम नए चक्रों की शुरुआत को चिन्हित करने, अपने सामाजिक बंधनों को नवीनीकृत करने और अपनी सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अब किन साझा कहानियों और गतिविधियों का उपयोग करते हैं? या शायद हम ऐसा करते ही नहीं। ये एक विचार है जिस पर मंथन किया जा सकता है।